हेलो। तो चालू करें। ओके, तो कल अपन ने कहाँ तक कर लिया था? ये कल तो अपन डिस्कस कर रहे थे कि सब्जेक्ट कौन कौन सा है अपना। तो दोस्तों जो नए बच्चे आए हो तो लिख लीजिए, मॉड्यूल 1 रहेगा अपना, सब्जेक्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फाइनेंस मैनेजमेंट। कितने मार्क्स के लिए? 60 मार्क्स के लिए। फाइनेंस मैनेजमेंट कितने मार्क्स के लिए? 40 मार्क्स के लिए। हाँ जी हाँ, सब्जेक्टिव रहेगा पूरा का पूरा पेपर, 100 मार्क्स के लिए बनेगा। ठीक है, हाँ 20 मार्क्स की एफ में थ्योरी आएगी, 15 मार्क्स की सीएमए में थ्योरी आएगी। आता ले लिया। पेपर नंबर 4, सब्जेक्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फाइनेंस मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कितने मार्क्स के लिए? 60 मार्क्स के लिए। और फाइनेंस मैनेजमेंट कितने मार्क्स से? 40 मार्क्स के लिए। कल अपन ने कुछ बेसिक बेसिक टर्म डिस्कस करे थे, है ना? बेसिक बेसिक टर्म्स में क्या क्या, कैपिटल, ड्राइंग्स, डेटर, क्रेडिटर, एसेट, लायबिलिटी, ये सब डिस्कस कर लिए थे। ओके, चलो आप मुझे नेक्स्ट टॉपिक बताओ, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है? क्या बताओ? ट्रेड डिस्काउंट। हाँ चलो, अभी लड़कियां तो एक्सपर्ट होती है ट्रेड डिस्काउंट में, कैश डिस्काउंट में। चलो बताओ तो, ट्रेड डिस्काउंट में उन सब में डिफरेंस। हाँ ठीक है, दो पार्ट बना लो आप, एक तरफ ट्रेड डिस्काउंट और एक तरफ कैश डिस्काउंट। इट इज ए कौन सा डिस्काउंट? फेक डिस्काउंट। इट इज, और ट्रेड में लिखो चलो साथ साथ में, इट इज नॉट रिकॉर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। इज नॉट रिकॉर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट्स मतलब ये बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है। फिर लिखो, इट अट्रैक्ट्स कस्टमर। एक कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है। दूर से लिखा हुआ दिख जाता है, बाई वन गेट वन फ्री, 20% ऑफ, 80% ऑफ, है ना? ऐसे लिख दो, इट इंक्रीज सेल्स। इसी में लिख दो, ट्रेड में लिख दो, इट इंक्रीज सेल्स। ये किसको बढ़ाता है? सेल्स को बढ़ाता है। इसी में ट्रेड में इट इंक्रीज सेल्स, ये सेल्स को बढ़ाता है। और ये लाइन लिख दी गया, इट इज नॉट रिकॉर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। अब इधर जाओ कैश डिस्काउंट की तरफ। इट इज ए रियल डिस्काउंट। इट इज ए रियल डिस्काउंट। अगर अपने को मिला है तब तो फायदा है, अपन ने किसी को दिया है तो नुकसान। और इट इज रिकॉर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। इट इज रिकॉर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। फिर लिखो, इट इज अलाउड और रिसीव्ड फॉर इंस्टेंट पेमेंट। इट इज अलाउड और रिसीव्ड फॉर इंस्टेंट पेमेंट। मतलब हाथों हाथ भुगतान के लिए जो डिस्काउंट दिया जाएगा वो कौन सा डिस्काउंट होगा? कैश डिस्काउंट। और इंस्टेंट पेमेंट, इट इज अलाउड और रिसीव्ड। अलाउ भी कर सकते हैं अपन किसी को और किसी से ले भी सकते हैं। और इंस्टेंट पेमेंट। आ गया समझ में? ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो इस बार जब दुकान पे बार्गेनिंग हो रही होगी तो अपन कौन सा डिस्काउंट होगा? वो भैया इतने का नहीं होता है, इतने का होता है, वो कौन सा डिस्काउंट है? कैश नहीं, ट्रेड। कौन सा? ट्रेड। फिर आपकी किसी दुकान पे उधार चल रही है, लेकिन तो करी नहीं होगी उधार जीवन में अपनी, अपना जीवन इसी से चल रहा है। इसे चल रहा है, उधार से चल रहा है। फिर अपन जाके अकाउंट क्लोज करवाते हैं तो अपन उसको पैसा कम देते हैं, वो कौन सा डिस्काउंट? आगे समझे? इतना पेमेंट बताया गया, जितनी डील डन हो चुकी है उसके बाद भी आप पैसा कम दे के आते हो, वो कौन सा डिस्काउंट होगा? चलो यहां तक तो बात आगे से। आगे हेडिंग लिखो, एक्सपेंस। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एक्सपेंस। ले बताओ तो मैडम, आप बताओ इधर से आगे से, एक्सपेंस बताओ क्या होता है? खर्चे। खर्चे क्या होते हैं? एक्सपेंस। दोनों क्या होते हैं? आपस में होते हैं। अरे बताओ भाई। ठीक है, मतलब बिजनेस में जो अपन पे करते हैं वो सारे क्या होते हैं? एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंस के दो टाइप होते हैं, बताओ कौन से? वैसे तो तीन होते हैं ना, डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं।
ये अच्छा बताए, लिख लो, दो पार्ट कर लो, रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंस, और दो तीन लाइन छोड़ देना ना इनके बीच में, या अलग से फिर दोबारा लिख लेना चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस। कोई बताना चाहेगा रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस? आप बताओगे? हाँ हाँ, आने दो, आप बताओगे, बहुत अच्छी बात। रिकरिंग नेचर के जो एक्सपेंस होंगे वो रेवेन्यू नेचर के, शाबाश। नॉन रिकरिंग होता है, बताए कोई एग्जांपल देके बता सकता है? इलेक्ट्रिसिटी सैलरी का एक्सपेंस रेवेन्यू हुआ या कैपिटल हुआ? रेवेन्यू हुआ। और कैपिटल एक्सपेंस? बोनस, एसेट वगैरह खरीदा, मशीन खरीदा, वो सारा कौन सा? पक्का? बेसिक मतलब समझ में आ गया दोनों में? मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो रिकरिंग नेचर के होते हैं, डेली रूटीन के एक्सपेंसेस होते हैं, या आपके बिजनेस के ऑपरेटिंग साइकिल को ऑपरेट करते हैं, वो सारे कौन से खर्चे? रेवेन्यू। जो खर्चे आपको हर साल ही करने पड़ते हैं वो रेवेन्यू। रेवेन्यू रेवेन्यू। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पर डे दो, आप पर डे भी पे कर सकते हो, पर वीक भी, पर मंथ भी, और पर ईयर भी। जैसे अखबार का बिल का पेमेंट करते हो, न्यूज़पेपर का, वो पर मंथ करते हो, तो वो कौन सा एक्सपेंस है? इंश्योरेंस प्रीमियम साल में कितनी बार देते हो, वो कौन सा एक्सपेंस है? रेवेन्यू। हर साल देना पड़ता है ना, रेवेन्यू। समझ आ रहे हो? जैसे कन्वेंस से आते हो, जितने भी बच्चे वो रोज पे कर रहे हो, वो कौन सा एक्सपेंस है? वो भी क्या है? रेवेन्यू। चाहे आप पर डे दो, चाहे पर वीक दो, या ऐसा मान लो कि ऐसे एक्सपेंसेस जिनके बेनिफिट आपको विद इन 1 ईयर अराइज हो जाए, वो सारे कौन से एक्सपेंस? रेवेन्यू। जैसे सीएसीटी में जो आपने फीस दी थी, वो कौन सा एक्सपेंस? एग्जीक्यूटिव में भी दोगे, वो कौन सा? लाइफ टाइम थोड़ी पढ़ाएंगे, ऐसे कोई कार्ड थोड़ी इश्यू करेगा जब तक तुम पास नहीं होगे तब तक पढ़ाते रहेंगे। वो कौन सा एक्सपेंस है? आ रहा है समझ में? और जिससे मिलने वाला बेनिफिट मोर देन 1 ईयर रहे, वो सारे कौन से? कैपिटल एक्सपेंस। कितने बच्चे स्कूटी से आते हैं या बाइक से आते हैं? तो आते हो, तो अपना वो स्कूटी अपन ने खरीदी, वो कौन सा एक्सपेंस हुआ? आ रहा है? अब तो समझ में, कनेक्ट कर पा रहे हो? कैपिटल एक्सपेंस। तो अपन ने बिल्डिंग खरीदी, ये कौन सा एक्सपेंस? अपन ने ये 4 दीवारी बनाई, कौन सा एक्सपेंस है? पक्का। फिर अपने को 2-3 साल बाद रियलाइज हुआ कि ऊपर से बारिश आ रही है, धूप आ रही है, तो अपन ने ऊपर छत डलवा दी। अब बताओ कौन सा? ऐसा कोई एक्सपेंस जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए और डिक्रीज हो जाए, वो भी कौन सा एक्सपेंस? कैपिटल है। अब तो आ रहा है समझ में? हम हर साल दिवाली के ऊपर इसके ऊपर कलर करवाते हैं, ये कौन सा एक्सपेंस? पक्का? ठीक। तो रेवेन्यू एक्सपेंस में लिख लो, बेनिफिट अराइज विद इन 1 ईयर। बेनिफिट अराइज विद इन 1 ईयर, जिनसे मिलने वाला बेनिफिट एक साल में ही हो, वो कौन सा एक्सपेंस होगा? रेवेन्यू एक्सपेंस। बेनिफिट अराइजेस विद इन 1 ईयर, ऐसे एक्सपेंस है जिससे मिलने वाला बेनिफिट विद इन 1 ईयर हो। या विच एक्सपेंसेस, आगे लिख लो, ऑपरेटिंग साइकिल। विच एक्सपेंसेस ऑपरेट ऑपरेटिंग साइकिल, मतलब आपके बिजनेस का जो ऑपरेटिंग साइकिल है उसको क्या करता है? वो ऑपरेट करता है। ऑपरेटिंग साइकिल, आपके बिजनेस का जो ऑपरेटिंग साइकिल है उसको क्या करता है? ये ऑपरेट करता है। वो कौन सा एक्सपेंस हुआ? रेवेन्यू एक्सपेंस। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो, सैलरी, वेजेज, रेंट, परचेज ऑफ मटेरियल। एग्जाम्पल लिख लो, सैलरी, वेजेज, परचेज ऑफ मटेरियल। रेवेन्यू एक्सपेंस। मैं ये क्या भी नहीं वाला था, जैसे मान लो फर्नीचर का व्यापारी है, उसने फर्नीचर खरीदा है बेचने के लिए, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस हुआ या कैपिटल एक्सपेंस हुआ? और उधर एक मशीनरी का व्यापारी है, उसने फर्नीचर खरीदा है दुकान में रखने के लिए, कैपिटल एक्सपेंस। जिसका बेनिफिट उसको 1 साल से ज्यादा मिले, कैपिटल एक्सपेंस। जिसका बेनिफिट उसको 1 साल के अंदर तक मिले, वो रेवेन्यू एक्सपेंस। आगे समझ में? पक्का? चाहे अपन ने कैपिटल एक्सपेंस पुराना खरीदा है, नया खरीदा है, उसको वर्किंग कंडीशन में लाने तक का खर्चा भी कैपिटल एक्सपेंस है। जैसे मान लिया अपन ने स्कूटी खरीदी पुरानी,
फिर उसको गैरेज में ठीक करवाया, वेजेज का, सर्विसिंग का, ये सब का जो खर्चा करवाया, वो सारे स्कूटी में जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे? मतलब कैपिटल एक्सपेंस। वो घर लाने के बाद फिर दोबारा खराब हो गई, अब उसको दोबारा ठीक करवा रहे, वो रेवेन्यू एक्सपेंस। आ रहा है समझ में? मतलब वो एसेट जब तक आपके बिजनेस में इंस्टॉल नहीं हो जाए तब तक के सारे खर्चे कैपिटल। जैसे मान लो एसी अपन ने दिल्ली में खरीदी है, दिल्ली से फिर ट्रांसपोर्ट होके, एसी का खर्चा कैपिटल है या रेवेन्यू एक्सपेंस है? रेवेन्यू। पक्का ना? हाँ, कैपिटल। फिर वो दिल्ली से ट्रांसपोर्ट होके रास्ते में आई तो 1000-1500 ट्रांसपोर्ट के लगे हैं, वो खर्चे एसी में ही जुड़ेंगे या रेवेन्यू एक्सपेंस है? कौन से है? कैपिटल ने। फिर इंस्टॉल करवाया एसी को, वो भी खर्चा किसमें आ रहा है? यहां तक समझ में? अब एसी खराब हो गई, अब कौन सा खर्चा? तो ये वाला खर्चा एसी में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। अब एसी की तुम हर साल वो गैस रिफिलिंग करवा रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, वो सारे कौन से एक्सपेंसेस? तो आ गया समझ में? तो कैपिटल एक्सपेंस में लिखो बेनिफिट अराइज मोर देन 1 ईयर। बेनिफिट अराइज मोर देन 1 ईयर। बेनिफिट अराइज मोर देन 1 ईयर, ये कौन सा एक्सपेंस होगा? कैपिटल एक्सपेंस। एग्जाम्पल लिख लो, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार। प्लांट मशीनरी, मोटर कार, ये सारे खर्चे कौन से? कैपिटल एक्सपेंस। हाँ, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस बोल सकते हो आप इनको, वन टाइम एक्सपेंस बोल सकते हो। लिख दिया? एक और नीचे लिखो लाइन चेंज करके, कैपिटल एक्सपेंस में रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस ऑन ओल्ड मशीनरी परचेज, मेंटेनेंस एक्सपेंस ऑन ओल्ड मशीनरी परचेज, ऑन ओल्ड मशीनरी परचेज विल बी कैपिटल एक्सपेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, पुरानी मशीन अपन ने खरीदी है, उसको ठीक करवाया है, उसका खर्चा किस में जाएगा? कैपिटल एक्सपेंस में। हाँ, वो उसी में आएगा। तो जब तक स्टार्ट नहीं हो जाए तब तक का, चाहे कैसा ही खर्चा हो, चाहे मेंटेनेंस का हो, वेजेज का हो, सैलरी का हो, स्पेयर पार्ट का हो, किसका भी हो। क्या लिखिए आपने लाइन? रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑन ओल्ड मशीनरी परचेज विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंस। फिर घर लाने के बाद वो खराब हो गई, अब उसका जो खर्चा है वो कौन सा जाएगा? ठीक है। आपने कोई ऐसे चेंजेस करवाए जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी या तो बढ़ गई है या कम हो गई है, वो खर्चा भी कैपिटल एक्सपेंस होगा। जैसे एक फ्लोर था, एक फ्लोर पे एक फ्लोर और खड़ा कर दिया, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, तो वो कौन सा एक्सपेंस होगा? कैपिटल एक्सपेंस या रेवेन्यू एक्सपेंस? और अगर प्रोडक्टिविटी कम भी हो गई है तो भी एक्सपेंसेस कैपिटल एक्सपेंस कहलाएगा। कम म्हणजे ये बुलेट पे घूमते हैं लड़के, भट 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 करते हुए, नहीं घूमते? गली में अब कुत्तों की कोई जरूरत नहीं है, वॉचमैन गार्ड की भी कोई जरूरत नहीं है, हम है ना। फिर पापा को ये बात पता लगती है, फिर पापा उस लड़के को और बाइक को दोनों को गैरेज में लेके जाते हैं और उस गैरेज वाले को बोलते हैं कि भाई इसकी स्पीड सेट कर दे 60 पे, ये चाहे कितना ही एक्सीलेटर दबाई चाहिए, स्पीड कितनी जानी चाहिए? 60। तो बताओ प्रोडक्टिविटी कम हुई या नहीं हुई? तो वो कौन सा एक्सपेंस? कैपिटल एक्सपेंस। फिर बाहर आने के बाद पापा समझाते हैं कि देख, तुम्हें पीछा स्कूटी का ही करना है, 100-125 की स्पीड का तू क्या करेगा भाई? तो अगर प्रोडक्टिविटी या तो बढ़ जाए या प्रोडक्टिविटी क्या हो जाए? कम हो जाए, वो सारे एक्सपेंसेस कौन से रह जाएगा याद? ठीक है। डिफरेंशिएट करना आ गया रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस। चलो भी अच्छी, आगे बढ़ते हैं। अब लिखो एसेट्स, क्योंकि अकाउंटिंग टर्म्स में जब कोई बात आपको कही था तो उस वर्ड के बारे में पता होना चाहिए कि होता क्या है। एसेट्स। अभी कोई करेगा हिम्मत एसेट्स बताने की? आप बताओगे? ओके, हिंदी में तो उसको संपत्ति बोलते हैं, इंग्लिश में उसको एसेट्स बोलते हैं।
कैश है वो एसेट नहीं है। तो आपने घोच पोच कर दिया, आपने डेफिनेशन बता दी फिक्स एसेट्स की, मैं पूछ रहा हूं सिर्फ एसेट की। तो मतलब स्टॉक है वो तुम्हारी एसेट नहीं है। तो तुम कह रही हो कि हम उसे बेचने के लिए काम में नहीं लेते हैं, स्टॉक को नहीं बेचते। आप जो डेफिनेशन बता रहे हो ना वो फिक्स एसेट्स की है। वो सारे रिसोर्सेज जो आपके बिजनेस के हैं वो सारे क्या है, एसेट। फिर उसके टुकड़े कर दो, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स। जिनको अपन लॉन्ग टर्म के लिए काम में लेंगे वो फिक्स एसेट्स, जिनको शॉर्ट टर्म के लिए काम में लेंगे वो। जितने भी रिसोर्सेज जो आपकी बिजनेस की अथॉरिटी में वो सारे क्या है, एसेट्स हैं, है ना। तो देखो थिंग्स विच आर इन अथॉरिटी ऑफ बिजनेस, विच आर इन अथॉरिटी ऑफ बिजनेस, वो सारी समस्त वस्तुएं, थिंग्स विच आर इन अथॉरिटी ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस की अथॉरिटी में है वो सारे क्या होंगे, एसेट्स। अब इसके दो टुकड़े कर दो, एक तरफ तो लिख दो फिक्स एसेट्स, इसी फिक्स एसेट्स को कहा जाता है नॉन करंट एसेट्स। क्या कहा जाता है इसको, नॉन करंट एसेट्स। और एक तरफ लिख दो करंट एसेट्स, क्या कहा जाता है, करंट एसेट। क्या है, दिया। ठीक है, फिक्स एसेट्स, इसका एक और नाम होता है आजकल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो भी एक ही बात है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी, क्योंकि फिक्स एसेट्स AS10 में कवर होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में। और उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कैसी बैलेंस शीट में आपने लिखा हुआ देखा होगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो फिक्स एसेट्स है AS का मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो अकाउंट्स के रूल रेगुलेशन है उनके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू करे गए। उसमें नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, जो 10वां नंबर है 10th नंबर है वो AS10 है। वो किसके लिए है, फिक्स एसेट्स के लिए। उस AS10 का नाम क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसमें बताया गया कि कौन सी एसेट है वो जो फिक्स एसेट्स होती है, कौन सी फिक्स एसेट नहीं होती है। तो AS10 में कवर होता है। ठीक है, करंट एसेट्स जो कन्वर्ट हो जाती इजीली कैश में विद इन 1 ईयर, है ना। लिख लो इसमें कन्वर्टेड इन कैश विद इन 12 मंथ, लिख लो 1 ईयर क्यों, 12 मंथ लिख लो, जो कैश में कन्वर्ट हो जाती है विद इन 12 मंथ। अब इसके एग्जांपल लिख सकते हो आप, करंट एसेट में आता है जैसे स्टॉक आता है, इन्वेंट्री होता है, कैश, बैंक, डेटर्स, ये सारे आपके एसेट है। हाँ, बिल्स रिसीवेबल, एडवांस टैक्स, प्रीपेड एक्सपेंस, आ रहा है समझ में। एसेट्स, एसेट्स वो सारी थिंग्स जो आपकी बिजनेस की अथॉरिटी में है। किराए पे ली हुई चीजें आपकी एसेट नहीं है। ये बिल्डिंग अपन ने किराए पे ले रखी है, उसमें कोचिंग चला रहे हैं, तो ये बिल्डिंग हमारी एसेट नहीं है। बिल्डिंग तब तक आपकी एसेट नहीं होगी जब तक आपने इसको खरीद नहीं रखी है, खरीद लेंगे तभी एसेट होगी। ठीक है, फिर लिखो लाइबिलिटी, ये रही है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये तो होती है फिक्स एसेट्स। जो आपने कैपिटल एक्सपेंस में नाम लिखे हैं ना वो सारी फिक्स एसेट्स है। ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल अभी आएगा आपके FM में, अपन बताएंगे। ऑपरेटिंग साइकिल आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने बिजनेस में आज पैसा डाला है माल खरीदने के लिए, तो वो कितने दिनों में वापस आएगा उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। जैसे एक सैलरीड पर्सन के लिए ऑपरेटिंग साइकिल होता है 30 दिन का,
वो अपने पास कितने दिन का कैश रखेगा कि कितने दिन का गुजारा हो जाए, 30 दिन का, क्योंकि 30 दिन के बाद 1 तारीख को तो पगार आ जाएगी, तो उसका ऑपरेटिंग साइकिल होता है 30 दिन का। जैसे कोई दुकानदार है तो मान लो उसने आज सुबह सामान खरीदा, सामान रॉ मटेरियल खरीदेगा, फिर बनाएगा, बना के फिनिश गुड्स तैयार होगा, फिर बेचेगा। तो बेचेगा तो ऐसा हो सकता है कि नगद भी बिके और उधार भी बिके। फिर उधारिया उसको जब तक पैसा देगा तब तक का जो सर्किल चलेगा ना, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। अरे समझ में, जैसे मान लो कि तुम लोग जो फीस दोगे वो 5 महीने का बैच कंप्लीट होने के बाद दोगे, तो मेरा ऑपरेटिंग साइकिल है 5 महीने का। 5 महीने तक तुम्हारे ऊपर मेहनत करो, कन्वर्ट करिए, फिर कंप्लीट करो, फिर कैश रिलीज होगा। ऑपरेटिंग साइकिल बताता है कि आपने पैसा जब इंट्रोड्यूस करा है माल खरीद के उसको बेचने के लिए, तो जब आउटफ्लो से लेके वापिस जब इनफ्लो होगा तब तक का जो फ्लो होगा ना, उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल। आगे एफएम में जो सेकंड पार्ट है, तो पूरा चैप्टर रहेगा, उसके अंदर कैलकुलेट करना भी सीखेंगे अपन। आगे बोलो, यहां तक तो करंट एसेट समझ में आ गए, ये एलिमेंट जानने लग गया तो लोग, स्टॉक को समझ गए, कैश भी समझ गए, डेटर्स भी। क्यों कंफ्यूजन है डेटर्स में या क्रेडिटर में? इधर मैडम पक्का? नेक्स्ट लिखो लायबिलिटी। लायबिलिटी वो पेबल होते हैं जो अपने को आउटसाइड पार्टी को पे करने होते हैं। तो लायबिलिटी 2 टाइप की होती है, या ब्रैकेट लिख दो, हैज टू पे, ये आपको क्या करनी है, पे करनी है। 2 टाइप होती है, एक तो होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और एक होती है शॉर्ट टर्म। एक तो होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और एक क्या होती है, शॉर्ट टर्म। अब नाम से पता लग रहा है चुकानी है ही अपने को। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मतलब जिसको 1 साल से ज्यादा टाइम में चुकाएंगे वो तो क्या हो जाएगी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और जिसको 1 साल के अंदर अंदर चुका देंगे वो सारी क्या हो जाएगी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, बैंक लोन, डिवेंचर्स, है ना, ये सारे हो जाएंगे आपके लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। या कई बार आपने एक नाम सुना होगा, मॉर्गेज लोन। क्या होता है ये मॉर्गेज? गिरवी रख के अपन ने कोई लोन ले रखा है, वो क्या होता है, मॉर्गेज लोन। आगे ना, बंधक, बंधक जो लोन होता है वही। करंट लायबिलिटी में बताओ, क्रेडिटर बताओ तुम्हारा लायबिलिटी हुई या नहीं हुई, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक बैंक ओवरड्राफ्ट, इसके बारे में और बताओ। बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब समझ गए, ऐसे एक्सपेंसेस जो अपन ने कर तो दिए हैं लेकिन उनका पेमेंट नहीं किया है, वो सारी हमारी लायबिलिटी या नहीं है, पेमेंट करना है। तो खर्चे यूज कर चुके हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी अपन ने यूज कर ली है, अब उसका बिल आया है, वो बिल अपन ने अभी तक नहीं चुकाया है, तो वो कौन सा एक्सपेंस हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया। एक होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट बता सकता है आप में से कोई? एक दो, सारे आप ही बताओगे मैडम, और कोई मौका दीजिए, आप बता दो मैडम। मतलब एक बार के लिए बैंक जितनी अमाउंट आपकी डिपॉजिट है उससे ज्यादा विड्रॉ करवा लेती है, तो जो आपने एक्स्ट्रा विड्रॉ करवा लिया है, क्या वो पैसे वापस बैंक को देने या नहीं देने? रहने दे, बैंक एक ही बात है, इतने लोगों से पैसा लेती है, हमसे क्या लेगी यार, वापस देने या नहीं देने? तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा देना है उसे क्या बोलते हैं अपन, बैंक ओवरड्राफ्ट। समझ रहे हो, ये हमारी लायबिलिटी हुई या एसेट हुई, लायबिलिटी हुई। ये लिख दिया यहाँ तक तो अपने बैंक कोड। देखो, बैंक में जनरली अकाउंट 3 तरीके, कितने, पल तो ये बताओ कितने बच्चों के बैंक में अकाउंट है, कितनों की नहीं है, पहले वो हाथ ऊपर करो। 1 3, क्यों नहीं है? 18 साल से क्या लेना देना हुआ इसमें? देखो, ये सोशल मीडिया पे अकाउंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है,
एक्चुअल में फर्क पड़ता है किससे? बैंक में अकाउंट से। सोशल मीडिया अकाउंट वाला पैसे देता है? नहीं देता। मेरा पैसा मेरा अधिकार। आज ही सबसे पहले तो बैंक में अकाउंट खुलाओ, और जिनका नहीं है ना वो खुलवाओ आईसीआईसीआई बैंक में या एचडीएफसी में। कम से कम 10,000 रुपया खाता खुलेगा। वरना घर वाले बहुत तेज है, जीरो बैलेंस में खुलवा देंगे और कहते तुम्हारा अकाउंट भी खुला दिया। अकाउंट में कम से कम पैसे तो होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। मैडम फिर आप कॉमर्स में गलत हो। जिनको ये लगता है कि अकाउंट में पैसे नहीं होने चाहिए वो कॉमर्स में गलत है भाई। अरे मैं आपको एक मिथ्या बताऊं, झूठ बताऊं, सबसे बड़ा झूठ है घर वाले जो करें सब कुछ तेरा ही है। नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। और ऐसा बोल बोल के आपके हक में जो वो छीन लेते हैं आपसे, जैसे बुआ 200 रुपए दे के गई, सब कुछ तेरा ही तो है, छीन लिया वो 200 रुपए। नहीं मेरा नहीं है, कहते मेरा है तो मेरे नाम करो, है ना। तो अकाउंट खुलाओ पहले बात, है ना? आज 1, 2 और 3 कॉमर्स में जितने ही बच्चे हैं उन सबका अकाउंट, क्योंकि आपका जब आप कॉमर्स में हो तो आगे आपका बैंक से ही काम पढ़ना है, नहीं पढ़ना। आपको बैंक के बारे में पता तो होना चाहिए कि कितने कैसे पैसे डिपॉजिट होते हैं। आजकल तो सारा वैसे भी काम ऑनलाइन हो चुका है, तो बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। कैसे विड्रॉ होते हैं, चेक क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, डीडी क्या होती है, इन सब आरटीजीएस, नेफ्ट, ये सब क्या होता है, ये नहीं पता होना चाहिए। घर वाले जब भी बैंक जाए ना साथ साथ हो लिया अगर उनके, हम भी देख के आए तुम बैंक में करके क्या आते हो, ऐसा कौन सा बड़ा स्कैम कर रखा है तुमने बैंक के साथ, भाई पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जैसे मैं पूछूं आपसे, चेक में कितने डिजिट होते हैं? चेक देखा है आपने? कितने डिजिट होते हैं चेक के? अब इनको ये पूछ लो कि फोन का हाईली प्रोटेक्टेड पासवर्ड कैसे सेट किया जाता है, ये सब बता देंगे, है ना। वो पैटर्न लोग इस तरीके से बनाएंगे जैसे किसी कुंडली बना रखी है। कुछ भी वैसे बोल दो, 1 2 3 4 5 6 7, किसी ना किसी का तो मिल ही जाएगा, है ना। आरटीजीएस करते तब कितने नंबर की जरूरत होती, तो ये सब आप सब कॉमर्स में ही रहोगे। और तुम लोग तो सीएस बनोगे, सीएस बनोगे ना, पक्का ना? हाँ, तो फिर अपना तो काम ही यही पड़ेगा। अपने को बैंकिंग सेक्टर के बारे में पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो ये पता होना चाहिए इंस्टाग्राम पे कौन ट्रेंड कर रहा है। तो ये इन सब के अकाउंट सारे आप ब्लॉक कर दो चाहिए, कोई मतलब नहीं है ना। घर वाले जब भी आपको आशीर्वाद देते, क्या आशीर्वाद देते हैं घर वाले आपको? बेटा खुश रहो, क्या कहते हैं आपको? खुश रहो, आगे पढ़ो, कहते हम बढ़ लेंगे। हमें आशीर्वाद दो तेरे 27 बैंक में अकाउंट हो, कितने बैंक में अकाउंट हो, फिर खुश हम अपने आप रह लेंगे। तेरे घर पे जीएसटी की रेड पड़े, किसकी रेड पड़े? निर्मला सीतारमण खुद आए रेड डालने के लिए, जानते हो नीमू आंटी को, फाइनेंस मिनिस्टर, वो खुद आए। वो रेड डालने कब आएगी? जब अथाह पैसा होगा, पैसा भी नहीं अथाह पैसा। तो घर वालों को ऐसा आशीर्वाद दो, खुश हम खुद रह लेंगे, पक्का ना? तो ये सब आपको बैंक क्या पता। तो बैंक में अकाउंट खुलते जनरली 3, एक एफडी, एक सेविंग अकाउंट और एक करंट अकाउंट, ये 3 अकाउंट खुलते। अब जिन्होंने हाथ रेज किया था इन लोगों ने, इन सब के सेविंग अकाउंट खुले हुए। कौन से अकाउंट खुले हुए? कई बार आप एटीएम से पेमेंट लेने जाते होंगे तो बटन दबाते ना, किस पर दबाते? वो सेविंग अकाउंट पर दबाते हैं। सेविंग अकाउंट का रूल होता है कि आप इसमें जितने डिपॉजिट करवा रखें उतने ही विड्रॉ करवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि एटीएम के साथ मजे ले रहे हो कि 10,000 तो जमा 1 लाख दबा रहे हो, क्या पता एटीएम दे ही दे, नहीं देगा वो, नहीं देगा वो, हाथ और बाहर थप्पड़ मार देगा, क्या मजे ले रहा है मेरे। वो 10,000 डिपॉजिट है तो वो 10,000 ही आपको विड्रॉ करके देगा। लिमिट भी होती है कि आप एक लिमिटेड टाइम के लिए डिपॉजिट, जैसे ऐसा नहीं कि बैंक के साथ मजे ले रहे हो तुम, 100 की गड्डी लेके 10,000 रुपए, फिर बैंक होगा चल आज तेरे मजे लेते हैं, 100 रुपए का नोट भरा मतलब स्लिप में, ले जमा कर, फिर दोबारा भरा, ले जमा कर। तो एक लिमिट है, आप दिन में 5 बार या 7 बार डिपॉजिट करवा सकते हो और 5 या 7 बार विड्रॉ करवा सकते हो एक दिन में। वो कौन सा अकाउंट है? सेविंग। जितना डिपॉजिट है उतना ही विड्रॉ करवा सकते हो। साल में 2 बार ब्याज भी मिलता है, 30 सितंबर को और 31 मार्च को। आजकल कई सी बैंक है वो तो मंथली ब्याज देने लगी है, जैसे एयू बैंक है वो मंथली ब्याज देती है, 1 तारीख को पगार आए ना आए ब्याज आ जाता है।
सुबह सुबह मैसेज आता है कि ब्याज आ गया आपका। तो एयू बैंक का मंथली ब्याज भी देती है। ये कौन सा अकाउंट हुआ? सेविंग अकाउंट खुलाना है बेटा अपने को। एक कौन कौन है? एक और दो। हाथ ऊपर करो तो इसमें शर्म आने की कौन सी बात है? दो और तीन। तो आप तो घर छोड़ के यहाँ रह रहे हो, मतलब जयपुर के या बाहर से रह रहे हो? जयपुर के। आप भी जयपुर के। आप भी फिर भी अकाउंट खुलाओ। ये जो बाहर के तो उनको तो भेजने पड़ेंगे, घर वालों के पैसे तो वो कैसे भेजेंगे भाई, है ना। और नेट बैंकिंग ये सब यूज करा करो। हाँ, तो ये कौन सा अकाउंट हुआ? सेविंग। और कौन से? एसबीआई मत खुलवाना अकाउंट। एसबीआई में जीरो बैलेंस से खुलवा देंगे वो अकाउंट। स्टूडेंट अकाउंट जीरो बैलेंस, खुल गया अकाउंट, पैसे भी नहीं है। इसमें एचडीएफसी में कितने रुपए रहेंगे कम से कम? ऐसे जेब में वजन लगेगा चलोगे तब। हाँ, मतलब कितने अकाउंट, कितने पैसे हैं? 10,000 रुपए हैं। और एफडी, एफडी होता है वन टाइम डिपॉजिट। एक बार डिपॉजिट कराओ, एक लिमिटेड टाइम ईयर के बाद आप इसको विड्रॉ करवा सकते हो। इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होती है भी, चले गए बैंक में विड्रॉ कराओ वापिस जमा कराओ, ऐसा नहीं होता है। फिर एक होता है करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट है वो बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन के लिए ही है भाई। अब करंट अकाउंट तो बिजनेसमैन है, उनको तो पूरे दिन पेमेंट करने पड़ते हैं भाई, और पूरे दिन उनके अकाउंट में पैसा आता भी है। आजकल तो मान लीजिए फोन पे हो गया, नेट बैंकिंग से फोन से ट्रांसफर हो जाते हैं। पहले फोन तो था नहीं, तो उनको क्या करना पड़ता था? पूरे दिन चेक काट के दो और पूरे दिन पैसा बैंक में जमा कराओ ताकि किसी के अकाउंट में ट्रांसफर हो पाए। तो इनके लिए तो अनलिमिटेड टाइम हो गया। तो बैंक इनको फैसिलिटी देती कि तुम चाहे जितनी बार पैसे जमा कराओ, चाहे जितनी बार विड्रॉ करवाओ, लेकिन ब्याज नहीं देंगे। करंट अकाउंट पर किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं। ये एक तरीके से पर्स है। ये क्या? एक तरीके से पर्स। जब मर्जी तब पैसा डाल दो, जब मर्जी तब पैसा निकाल। लेकिन एक फैसिलिटी, एक्स्ट्रा फैसिलिटी देता है ओवरड्राफ्ट की। इसकी कि कई बार आपके जितने डिपॉजिट हैं उससे ज्यादा का आपको पेमेंट करना है, तो बैंक एक बार के लिए आपका 15,000 का 10,000 के बदले में पेमेंट कर देती है। तो 5,000 रुपए आपका बैलेंस माइनस में चला गया, नेगेटिव में चला गया ना। तो ये 5,000 रुपए आपके लिए लायबिलिटी हुई या नहीं हुई, जिसको आपको इन फ्यूचर पे करना है या नहीं करना है? करना ही करना है सर। फिर दूसरी बैंक में अकाउंट खुला लेंगे, फिर वहां से ओवरड्राफ्ट करवा लेंगे। ऐसा नहीं हो पाएगा। वो लिमिट भी सेट होती है, आपका जितने ट्रांजेक्शन होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी लिमिट सेट हो। आ गया समझ में? तो बैंक लिख लो, तो अकाउंट्स के टाइप लिख लो जो बैंक में खुलते हैं। बैंकिंग सेक्टर में अकाउंट के टाइप कौन कौन से? एफडी, सेविंग और करंट। एफडी, है ना। और बैंक वगैरह जाया करो आप लोग। का चेक में 6 डिजिट होते हैं। इस बार घर वाले चेक देने, जैसे फीस का देंगे तुम्हें चेक, ये चेक है, नीचे नीचे डिजिट लिखे होते हैं, वो देखना इस बार काउंट कर देना, 6 डिजिट होते हैं। वो चेक नंबर भरे जाते हैं कि इस चेक के इतने नंबर है। तो ध्यान दिया करो इन सब चीजों में। हो गया तक तो? रेट डिस्काउंट के एक्सपेंस हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस। एक ये और लिख लो, बुक कीपिंग। ये और लिख लो। पार्ट पेज के 2 पार्ट कर लो, एक तो लिखो बुक कीपिंग और एक लिखो अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और, या इसके नीचे पहले एक प्रोसेस लिख लो, अकाउंटिंग की प्रोसेस हो रही थी भाई।
ऐसे समझ। अब प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पहले वो लिख लो ना, जिससे आपको ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग भी समझ में आ जाएगी। पहले ये लिख लो, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। याद है किसी को प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग? आप सारे वीडियोस पहले से देख के आई हो क्या? याद है अभी तक? आपके अलावा पूछते हैं किसी से, याद है किसी को? अकाउंटिंग प्रोसेस दो, बोलो पीछे से तीनों में। अकाउंटिंग प्रोसेस, हाँ हमें बोलनी, बता पहली वाली। शाबाश। दूसरी? हाँ क्लासिफिकेशन, शाबाश सही है, अब याद आ गई ना। हाँ। थर्ड? समराइज। एंड फोर्थ? इंटरप्रिटेशन। जिनको नहीं याद है वो लिख लो भी। मतलब अकाउंटिंग प्रोसेस चलेगी कैसे? 4 स्टेप से चलेगी, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और इंटरप्रिटेशन। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और इंटरप्रिटेशन। हाँ थोड़ा सा लिखा है। देखो रिकॉर्डिंग का मतलब होता है जर्नल एंट्री करना। ट्रांजेक्शन पहली बार जहां रिकॉर्ड होते हैं उसको क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्री करना। कहते हैं एंट्री पास कर दी इसकी, तो एंट्री पास करना होता है जर्नल एंट्री करना। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है लेजर बनाना। लेजर या क्या बोलते हैं इसको? पोस्टिंग। लेजर या क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। जर्नल एंट्री का मतलब होता है ट्रांजेक्शन को पहली बार रिकॉर्ड करना। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है एवरी ट्रांजेक्शन के अपने अपने लेजर बनाना। तो लेजर को आप ऐसे समझ सकते हो कि आप अपने स्कूल में फीस जब जमा कराई जाते थे, तो फीस आपके अकाउंट में डिपॉजिट करता था या वो ऐसे रख लेता, कहता जाओ छुट्टी तुम्हारी? तुम्हारे सामने तुम्हारे अकाउंट में डिपॉजिट करता होगा, वो जो अकाउंट को क्या बोलते हैं? लेजर बोलते हैं। मतलब एवरी पर्सन के सेपरेट अलग अलग अकाउंट बने हुए थे, या एक फीस का डब्बा बना रखा था उसके अंदर सारी फीस फेंक दी जाती थी। एवरी पर्सन के सेपरेट क्या बने हुए थे? अकाउंट, उसे क्या बोलते हैं? लेजर बोलते हैं। फिर समराइज का मतलब होता है इनका बैलेंस निकालना। बैलेंस, या जिसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। और इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट, हाँ, जिसको बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बैलेंस शीट। ये अकाउंटिंग प्रोसेस यहां से चालू होगी और यहां तक क्या होगी? खत्म होगी। इस प्रोसेस को 2 पार्ट में तोड़ दो, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग। ये तो होगी बुक कीपिंग, और बाद वाली 2 प्रोसेस है वो हो गई अकाउंटिंग। मतलब इस प्रोसेस को 2 पार्ट में तोड़ दो, मतलब जर्नल एंट्री करना, लेजर बनाना, बुक्स ऑफ अकाउंट परचेज करना, किसी अकाउंटेंट को अपॉइंट करना, ये सब तो है बुक कीपिंग। और इसके इनके द्वारा किए गए काम को आगे बैलेंसेस निकालना और उनसे फाइनल अकाउंट तैयार करना, उसे बोलते हैं अकाउंटिंग। आ गया समझ में? तो प्राइमरी स्टेज कौन सी हुई? रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग, जिसे अपन कहते हैं बुक कीपिंग। और सेकेंडरी स्टेज कहां पर हुई? समराइजिंग और इंटरप्रिटेशन। कहां पर ट्रांजेक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड किए जाते हैं? जर्नल एंट्री में या बुक कीपिंग में। और कहां पर ट्रांजेक्शन का फाइनल बैलेंस निकाल के इंटरप्रेट किया जा सकता है? अकाउंटिंग में या इंटरप्रिटेशन के अंदर। तो बिजनेस का फाइनल रिजल्ट है वो कहां पर पता लगेगा? बुक कीपिंग में पता लगेगा या अकाउंटिंग पता लगेगा? बस तो ये लिख लो, चलो अब इसके अंदर ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा? एक मिनट वो करते हैं इसकी, अब दिख जाएगा। अब दिख गया है ना? और कल जर्नल में रिकॉर्ड करने के रूल तीनों याद करके आना। जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कैसे याद है अभी? कल पूछ
और आज जाके ढूंढना है ना कि सर से क्या क्या पूछना है। कि 4-5 दिन है आपके पास, फिर तो सिलेबस चालू हो जाएगा, है ना। अभी तो बेसिक बेसिक पढ़ रहे, तो जितना पूछ सकते हो उतना पूछ लो। फिर मैं तुम्हें कहूंगा कि अच्छा 12th में ये नहीं पढ़ा था, तो अभी से पूछ लो। हाँ, लिख दे निपटा दे। तो प्राइमरी फेज है वो बुक कीपिंग है, सेकेंडरी फेज है वो अकाउंटिंग है। बिजनेस का जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा वो अकाउंटिंग से निकलेगा। और रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग वाला, ये दो नाम लिख लेना, बुक कीपिंग में रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। क्लासिफिकेशन। और अकाउंटिंग में समराइज एंड इंटरप्रिटेशन। समराइज एंड इंटरप्रिटेशन। या लो चलो बाकी आप